वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं मोहम्मद समद आप सभी का इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 15 क्लास 10th आवर एनवायरनमेंट। देखेंगे वर्ड बाय वर्ड, हम इस चैप्टर को देखेंगे, लाइन वाइज देखेंगे, जो भी क्वेरीज हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी पूरा करेंगे और जो भी कंसेप्ट होंगे उनको बताते चलेंगे। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी सभी को। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं चैप्टर को। तो बस शुरू करते हैं। वी हैव हर्ड द वर्ड इन्वायरमेंट। क्या सुना होगा हमने वर्ड इन्वायरमेंट को सुना होगा, यानी हम इन्वायरमेंट को डेली बेसिस पर सुनते रहते हैं। इसका मीनिंग क्या है? ऑफन बीइंग यूज्ड ऑन द टेलीविजन। हम इसका टेलीविजन पर इस्तेमाल होते देख सकते हैं, न्यूज़पेपर में इस्तेमाल होता देख सकते हैं। एंड बाय पीपल अराउंड अस, और जो हमारे चारों तरफ है वो एनवायरनमेंट की बात करते रहते हैं कि भाई आजकल इन्वायरमेंट ऐसा हो गया वैसा हो गया। देखिए अभी क्या रखा हुआ है कि आवर एल्डर्स टेल अस दैट इन्वायरमेंट इज नॉट व्हाट इट इज यूज टू बी अर्लियर। हमने अपने बड़ों को कहते हुए सुना होगा कि भाई अब वो इन्वायरमेंट नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। ये लाइन यहाँ ये कह रही है। अदर सेज जो अलग अलग क्या कहते हैं, दैट वी शुड वर्क इन ए हेल्दी इन्वायरमेंट। हमें कैसे इन्वायरमेंट में काम करना चाहिए? हेल्दी इन्वायरमेंट में काम करना चाहिए। ये भी अपने शब्द सुना होगा। एंड ग्लोबल समिट्स इन्वॉल्विंग द डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज। क्या हो रहा है कि जो डेवलप और डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, वो क्या करती हैं? वो सबमिट करती रहती है। वो क्या करती रहती है? ग्लोबल समिट्स करती हैं। ग्लोबल समिट्स का मीनिंग क्या है? ग्लोबल समिट्स का मीनिंग ये है कि सभी जो बड़े बड़े देश हैं, चाहे वो डेवलप्ड हो चाहे वो डेवलपिंग हो रहे हों, वो सभी क्या करेंगे? एक जगह इकट्ठे होंगे। इकट्ठे होकर के वहाँ से जो इन्वायरमेंटल मिनिस्टर्स होंगे सभी के, अभी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इंडिया के जो इन्वायरमेंटल मिनिस्टर हैं वो कौन है। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे अगर आपको पता है तो बताएं इन्वायरमेंटल मिनिस्टर कौन है। फिर भी अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। श्री प्रकाश जावड़ेकर जी हैं इन्वायरमेंटल मिनिस्टर। तो अगर मान लीजिए कोई मीटिंग होगी इंडिया की तरफ से, तो वहाँ पर जो इन्वायरमेंटल मिनिस्टर होंगे हमारे तरफ से कौन जाएंगे? प्रकाश जावड़ेकर जी जाएंगे। हाल ही में अभी हुई भी थी, समिट होती है, हर साल समिट होती है, प्रकाश जावड़ेकर जी वहाँ जाते हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। रेगुलरली हेल्ड इन डिस्कस हेल्ड टू डिस्कस इन्वायरमेंटल इशूज़। और डेली उन पर वहाँ जाकर क्या डिस्कस करते हैं? जो इन्वायरमेंटल इश्यूज होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल बी स्टडिंग हाउ वेरियस कंपोनेंट ऑफ इन द एनवायरनमेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर। हम इस चैप्टर में हम यहाँ क्या पढ़ेंगे? इंटरेक्शन पढ़ेंगे कि किस तरह से जो इन्वायरमेंट के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हम जो यहाँ पढ़ेंगे इकोसिस्टम पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम है क्या। अब देखिए इकोसिस्टम क्या है। ऑल द ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बींग्स एज वेल एज फिजिकल सराउंडिंग इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड मेंटेन ए बैलेंस इन द नेचर। देखिए बहुत ही ये जो मीनिंग है यहाँ से यहाँ तक बहुत ही अपने आप में एक मीनिंग रखता है कि जो इन्वायरमेंट है वो किस तरह से बैलेंस रहता है, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हों, और उनके आसपास की जो फिजिकल सराउंडिंग है आपस में क्या करते रहेंगे? ये इंटरेक्ट करेंगे और इंटरेक्ट करके क्या है? नेचर का बैलेंस बनाएंगे, नेचर को बैलेंस रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। आगे देखते हैं। तो यहाँ तक हमने इसको कर लिया कवर। अभी हम यहाँ से देखेंगे ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है यहाँ पर? प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी। इन एन एरिया मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में, टुगेदर विद द नॉन लिविंग इन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। देखिए इकोसिस्टम की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगी आपको। अगर आपसे कोई पूछे कि इकोसिस्टम क्या है तो यहाँ से आप इसका आंसर करने की कोशिश करें कि ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में, मान लीजिए एरिया है, इस एरिया में प्लांट भी हैं, एनिमल भी हैं, सॉइल भी है, सन भी है,
सनलाइट भी आएगी, ये सब मिल करके क्या बनाएंगे, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम बनाएंगे। ध्यान रखना है ये बात। 10. एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में क्या कौन कौन होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। एंड एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट में कौन कौन होंगे, टेम्परेचर होगा, रेनफॉल होगी, विंड होगी, सॉइल और वहाँ के मिनरल, ये सभी चीज़ें एबायोटिक कंपोनेंट में आएंगी। ठीक है, ये देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिया है, इफ़ यू विजिट ए गार्डन यू विल फाइंड डिफरेंट प्लांट्स सच एज ग्रास। एक अगर गार्डन में जाते हैं आप, वहाँ गार्डन में जाकर के आप ये देखेंगे कि वहाँ पर आपको ग्रास भी मिल सकती है, वहाँ जाकर के आपको ट्रीज भी मिल सकते हैं, फ्लावर आपको बियरिंग फ्लावर बियरिंग प्लांट्स भी मिल सकते हैं, लाइक रोज़, जैस्मिन, सनफ्लावर, ये सभी क्या होंगे, रोज़ बियरिंग प्लांट मिल जाएंगे, जो क्या कर रहे होंगे, इंटरेक्ट कर रहे होंगे विद ईच अदर, सॉरी, एंड एनिमल्स लाइक फ्रॉग, इंसेक्ट एंड बर्ड्स, ये सब भी वहाँ मिलेंगे। तो उस जो भी बगीचे में आप जा रहे हैं, जो भी गार्डन में आप जहाँ बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं या उसे विजिट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, all these living organism interact with each other and their growth, reproduction and other activities are affected by abiotic component of the ecosystem। यहाँ से देख लेते हैं, जो एक्टिविटीज हैं आर अफेक्टेड बाय द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम ये कहने लगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका सर्वाइवल तो अपने आप हो ही जाएगा, नहीं, वो सर्वाइव करने के लिए वहाँ के सभी जो फ्लावर हों, चाहे ट्री हों, चाहे वो कोई सॉइल हो, हर चीज़ पर वहाँ के इंटरेक्शन पर डिपेंड करेंगे, हर चीज़ उसकी इंटरेक्ट करेगी। तो ये चीज़ है। इस पैराग्राफ में यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। हम यहाँ करेंगे, सो मैं माउस ले लेता हूँ। सो ए गार्डन इज एन इकोसिस्टम। ध्यान रखना, एग्जाम्पल है, ये पूछा जाता है। क्या है, एक गार्डन क्या हो जाएगा, एक इकोसिस्टम हो जाएगा। अदर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम आर फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, लेक, ये आपको एग्जाम्पल याद रखने, ठीक है। दीज आर नेचुरल इकोसिस्टम, ये भी आपको बात याद रखनी है कि ये क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम है। वाइल गार्डन एंड क्रॉप फील्ड्स आर ह्यूमन मेड और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। उम्मीद है यदि बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर आपको इस पैराग्राफ में क्या समझ में आया कि जो इकोसिस्टम है वो दो टाइप के मिल गए हमको, एक नेचुरल इकोसिस्टम और एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एक्टिविटी 15.1। एक्टिविटी में क्या कह रहे हैं, यू माइट हैव सीन ए एक्वेरियम। एक्वेरियम का मतलब होता है वो एक टैंक जिसमें क्या रखा जाता है, मछलियों को, फिशेस को रखा जाता है, एक्वेरियम उसको कहते हैं, ठीक है। लेट अस ट्राई टू डिज़ाइन वन, एक हम ऐसा डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड व्हेन वी क्रिएट एन एक्वेरियम। हमको जब एक एक्वेरियम बनाना तो क्या क्या चाहिए, द फिश वुड नीड ए फ्री स्पेस, एक फ्री स्पेस चाहिए, किस चीज़ के लिए, स्विमिंग के लिए चाहिए, फिशेस के लिए। इट कुड बी ए लार्ज जार, एक बड़ा सा जार ले सकते हैं। वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और फूड, ये तीन चीज़ें और चाहिए उसके लिए। वी कैन प्रोवाइड ऑक्सीजन थ्रू एन ऑक्सीजन पंप, यानी एरिएटर हम उसमें लगा देंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन सप्लाई के लिए भी मिल जाएगा, ठीक है। एंड फिश फूड विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, और हम फूड कहाँ से ले लेंगे, मार्केट से ले लेंगे। इफ़ वी ऐड ए फ्यू एक्वेटिक प्लांट्स, अगर हम कुछ और प्लांट भी उसमें डाल दें एंड एनिमल भी उसमें कुछ थोड़े से और मिक्स कर दें, इट कैन बिकम ए सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम का मतलब क्या है, हमें उसमें ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसकी सफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें उसमें खाना डालने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ क्या हो जाएगा, वो सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएगा, वो खुद अपने आप को बना पाएगा, अपने आप को खुद ऐसा समझ लीजिए डेवलप कर लेगा वो जो इकोसिस्टम होगा। एंड कैन यू थिंक हाउ दिस हैपन, ये कैसे होता, क्या आप बता सकते हैं। एन एक्वेरियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। देखो होगा कैसे कि जो प्लांट है, जो एक्वेटिक प्लांट है, वो
अपने लिए क्या बना लेंगे, खाना बनाएंगे, खाना बनाएंगे तो वहाँ ऑक्सीजन छोड़ेंगे और उसमें जो फिशेज रह रही होंगी वो उस ऑक्सीजन का सप्लाई करेंगे, उसे ले लेंगी और अपना लाइफ गुजारेंगी। कैन यू लीव द एक्वेरियम एज सच आफ्टर वी सेटअप, क्या हम एक एक्वेरियम को जैसा हम पहली बार बनाते हैं क्या ऐसे ही छोड़ देते हैं ज़िंदगी भर के लिए? नहीं। वाई डज इट हैव टू बी क्लीन्ड वंस इन ए वाइल, हम एक बार हफ्ते में, एक बार 10 दिन में, 20 दिन में हम एक्वेरियम को साफ़ करते हैं। क्यों करते हैं आखिरकार साफ़? क्योंकि अगर हमने एक एक्वेरियम को साफ़, मान लीजिए एक्वेरियम है और इस एक्वेरियम को हमने इसमें प्लांट फिशेज डाल दिए और एक हफ्ते तक हमने साफ़ नहीं किया तो क्या हो जाएगा, इसमें ढेर लग जाएगा गंदगी का। ठीक है, तो यह हो जाएगा डेड मटेरियल्स का, इसमें ढेर लग जाएगा और ये जो इकोसिस्टम ने बनाया ये ख़राब हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। और वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट ऑर्गेनिज्म कैन बी ग्रुप्ड एज प्रोड्यूसर, हम पहले भी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं, पिछले क्लासेस में, जो ऑर्गेनिज्म उनको क्लासीफाई किया जा सकता है किस किस में, प्रोड्यूसर में, कंज्यूमर में और भैया आपका डिकम्पोजर में, अकॉर्डिंग टू द मैनर इन विच दे ऑब्टेन देयर फूड, देयर सस्टेनेंस, यानी कि अपना अपना जो खान पीना है वो किस तरह से ले ले फ्रॉम द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से किस तरह से अपना खाना पीना लेते हैं, उस बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया। कौन कौन है? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। लेट अस रिकॉल, अब हम दोबारा एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या, व्हाट वी हैव लर्नड थ्रू द सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम क्रिएटेड बाय अस अबव, हमने जो ऊपर सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम बनाया उससे हमने क्या क्या सीखा। विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक शुगर एंड स्टार्च फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजिंग रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, तो कौन बनाएगा, कौन है भैया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्लांट्स। ठीक है, ऑल ग्रीन प्लांट्स and certain bacteria which can produce food by photosynthesis come under this category and are called producer, जो भी कोई अपना खाना बना लेगा वो इस कैटेगरी में आ जाएगा और इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे प्रोड्यूसर। उम्मीद है ये बात इतनी समझ में आई होगी आपको। आगे चलते हैं, फिर से एक पैराग्राफ इसका। ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन, organisms depend on producers either directly और indirectly, तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं? प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड करते हैं किसी भी तरह, चाहे डायरेक्टली डिपेंड करें चाहे इनडायरेक्ट डिपेंड करें, फॉर देयर सस्टेनेंस, मतलब अपने खान पीन के लिए, अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड करेंगे? प्रोड्यूसर पर करेंगे डिपेंड। दीज ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस्ड आइदर डायरेक्टली फ्रॉम producer or indirectly by feeding on other consumer are consumers are the consumers, यानी या तो डायरेक्टली लें प्लांट से या इनडायरेक्ट लें, तो ये क्या कहलाएंगे? कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर्स कैन बी क्लासिफाइड वेरियसली एज, कंज्यूमर्स को डिवाइड किया जा सकता है किस किस में? हर्बीवोर्स में, कार्निवोर में और ओमनिवोर में, इसको और पैरासाइट में भी कर सकते हैं। इसको मैं बताऊंगा नहीं, ज़्यादा इस पर कोशिश नहीं करें, ज़्यादा इस पर इम्फेसाइज ना करें। जैसे कि हर्बीवोर है, हर्ब्स खाने वाले, कार्निवोर जो मीट को खाने वाले हों, जो फ्लैश खाते हों, ठीक है, खास करके जो शिकार करते हों, और जो ओमनिवोर्स हैं वो दोनों को खाते हों, प्लांट को और एनिमल को, दोनों को खा जाएं, उनको हम ओमनिवोर कहेंगे। पैरासाइट जो दूसरों पर रह करके अपना जीवन चलाएं, दूसरों के ऊपर अपने आप को दूसरों पर डिपेंड रहें पूरी तरह से अपने खाने पीने के लिए। कैन यू गिव सम एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ दीज कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर्स, तो इसका आंसर आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हर्बीवोर्स का, कार्निवोर्स का, ओमनिवोर्स का और पैरासाइट्स का एग्जाम्पल आप लिखें। पैरासाइट का एग्जाम्पल मैं बता दूं, आपने अगर पढ़ा हो लाइफ प्रोसेस में, हमने एक पढ़ा है, आप सभी ने पढ़ा होगा कि जब हम वहाँ पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपने सुना होगा कुस्कुटा, तो कुस्कुटा को कमेंट में लिखें आप कुस्कुटा क्या है और हम उसको कैसे पढ़ते हैं, वो पैरासाइट क्या है। चलिए इस वाले पैराग्राफ से करते हैं। इमेजिन द सिचुएशन वेयर यू डू नॉट क्लीन द एक्वेरियम, फिर से वही पुरानी बात आ गई कि भाई एक्वेरियम को साफ़ नहीं किया गया है तो क्या होगा। एंड सम फिशेज एंड प्लांट हैव डाइड, और कुछ प्लांट और एनिमल क्या हो गए? डाइड हो गए, मर गए जिसमें। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है? व्हाट हैपन्स व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाई, भाई एक ऑर्गेनिज्म मर गया
ख़त्म हो गया, उसका क्या होगा, क्या भी आपने सोचा है? कौन उसको खाएगा? देखिए प्लांट है तो प्लांट तो अपना खाना खुद बना लेते हैं, वो किसी को नहीं खाएंगे। एनिमल हैं तो वो प्लांट को खाकर अपना गुजारा कर लेते हैं, या दूसरे प्लांट को खा जाते हैं, दूसरे एनिमल को खा जाते हैं। तो इसके लिए कौन रोल कर प्ले करेगा? इसके लिए रोल प्ले करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन मिलेंगे आपको? बैक्टीरिया मिलेंगे और फंजाई मिलेंगे, जो क्या करेंगे? ब्रेक डाउन कर देंगे किसका? डेड मटेरियल का, या रिमेन्स का मतलब है जो बचा कुचा उसको। एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको खाने पीने का, उसको तोड़ने का काम कौन करेगा? हमारे बैक्टीरिया और फंजाई, ये दो चीज़ करेंगे, इसको ध्यान रखना। चलिए, दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिकम्पोजर्स एज दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल inorganic substance that go into the soil and are used up once more by the plant। देखिए, ये जो ऑर्गेनिज्म डाइड हुआ है, मरा है, उसको क्या करेगा? बैक्टीरिया और फंजाई क्या कर देंगे? इसको डिकम्पोज कर देंगे, तोड़ देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे बिल्कुल एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में। उसको फिर वापस कहाँ ले जाएंगे? सॉइल में ले जाएंगे। सॉइल में ले जाएंगे, सॉइल में क्या लगा रखे हैं हमने? प्लांट लगा रखे हैं। ये प्लांट वापस इससे जो न्यूट्रिएंट होंगे, इसमें जो ऑर्गेनिज्म में जितने भी न्यूट्रिएंट इसने खाए थे ज़िंदगी भर, प्लांट उसको दोबारा रिवाइव कर लेंगे, दोबारा उसको अपने यूज़ में ले लेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा आगे स्लाइड कर लेता हूँ, अपनी ऊपर कर लेता हूँ, इसको दोबारा देखेंगे इसको। व्हाट विल हैपन टू द गार्बेज एंड डेड एनिमल्स एंड प्लांट इन देयर एब्सेंस? अगर देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म एब्सेंस हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहे, तो क्या हो जाएगा? एक ढेर लग जाएगा बीमारियों का, मतलब एक तरह से समझ लीजिए क्लीन अप नहीं होगा इन्वायरमेंट। अब जब इन्वायरमेंट क्लीन नहीं होगा तो नई डिसीज़, नए बीमारियाँ, बहुत सारी चीज़ें हमारी जान को लग जाएंगी। तो ये चीज़, इन चीज़ों से हमें क्या करना होगा? बचना होगा। Will the natural replacement of the soil takes place even if the decomposers are not there? क्या ऐसा होता है कि नेचर भी इसको करता है? even if decomposers are not there, अगर डिकम्पोजर्स ना हुए तो क्या होगा? तो बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। रिप्लेसमेंट जो होगा, रिप्लेनिशमेंट जो होगा, वो बड़ा मुश्किल होगा, मुश्किल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा डिकम्पोजर्स नहीं हुए तो डिकम्पोजर्स का होना बड़ा ज़रूरी है। ये 15 पॉइंट फिर से बता रहे हैं, 15.2 एक्टिविटी है। यहाँ देखिए क्या है? वाइल क्रिएटिंग एन एक्वेरियम, एक जब एक्वेरियम को फॉर्म कर रहे होंगे तो क्या होगा? यू टेक केयर नॉट टू पुट एन एक्वेटिक एनिमल विच कुड ईट अदर्स। हम ऐसे, मान लीजिए हमने एक ये एक्वेरियम बना लिया, इसमें एक फ़िश है, हमने एक ऐसी फ़िश डाल दी इसमें जो दूसरी ये फ़िश खा जाएगी। ऐसी फ़िशेस को नहीं रखना है जो दूसरी फ़िशेस को खा जाएं। मेक ग्रुप्स एंड डिस्कस हाउ ईच of the above group of organism are depend on each other। अब आप देखेंगे कि जो एक ऑर्गेनिज्म है दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहा है, दूसरा तीसरे पर कर रहा है, तीसरा चौथे पर कर रहा है, यानी ये इस पर, ये इस पर, ये इस पर। यानी क्या करते हैं कि ये जो है इसको खा जाएगा, ये इसको खा जाएगा, अगर बच गया ये तो इसको खा जाएगा। तो क्या है? एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो ये चीज़ देखनी है हमको। और अच्छा, इसी को अगर हम देखेंगे, इसी को अगर हम बात करने लगे कि भाई ये खाने पीने की जो बात आएगी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा, तो इसी से क्या हो जाएगी? इसी से चेन बनती चली जाएगी कि ये ऑर्गेनिज्म है, ये इसको खा रहा मान लीजिए, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म इसको खा रहा, तो क्या हो जाएगा? एक एक चेन बन जाएगी कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए। तो ये कहलाएगी फूड चेन। यही हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए अब इसमें क्या है? देखिए यहाँ पर प्लांट है, यहाँ पर हमें प्रोड्यूसर दिए हैं, यही प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर। अब क्या है कि मान लीजिए ये स्कॉर्पियन है, ये खा रहा, फिश इसको खा रही है। तो इस तरह से क्या है कि एक एक करके सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। ये एक अलग फूड चेन हो जाएगी, ये अलग फूड चेन हो जाएगी, ये अलग फूड चेन है, ये अलग फूड चेन है। तो ये सब क्या हो जाएंगी? फूड चेन हो जाएंगी, क्योंकि क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं एक बार फूड चेन को। यहाँ से देखते हैं एक्टिविटी 15.5 में हमने देखा कि भाई किस तरह से जो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। देख लेता हूँ मैं कितनी देर का वीडियो हो गया है। अरे मैं तो पढ़ा ही नहीं रहा। हाँ, 14 नहीं ला रहा।